नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त तो चला दंगल का। बंगाल में आज गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच आर पार की जुबानी जंग हो रही है। बीजेपी की 5वीं परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने दक्षिण 24 परगना पहुंचे अमित शाह ने ममता सरकार पर आज सीधे हमले किए। अमित शाह ने कहा कि ममता सरकार में सिर्फ भतीजा पढ़ाओ कार्यक्रम चल रहा। राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर अमित शाह ने कहा कि चुनाव के बाद टीएमसी के गुंडों को पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे। बंगाल में बदलाव के लिए सत्ता परिवर्तन की बात अमित शाह ने की, लेकिन जवाब में ममता बनर्जी ने सीधे अमित शाह को चुनौती दे डाली कि वो अभिषेक बनर्जी से ही मुकाबला करके दिखाएं। कल रात अपनी सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए हमले को लेकर वो पहले ही साजिश करार दे चुकी हैं और सुरक्षा में चूक के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहरा चुकी हैं। कल रात मुर्शिदाबाद के एक रेलवे स्टेशन पर जाकिर हुसैन पर हमला हुआ था जब वो कोलकाता के लिए ट्रेन पकड़ने प्लेटफॉर्म पर उतरे थे। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दक्षिण 24 परगना में अमित शाह के रोड शो की तस्वीरें हैं। अब से कुछ मिनट पहले से अमित शाह का ये रोड शो शुरू हुआ। वो बताता है कि यहाँ तृणमूल का शासन जनता समाप्त करना चाहती है। तो अमित शाह कह रहे हैं कि ये रोड शो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां तृणमूल का शासन जनता समाप्त करना चाहती है। जाहिर है भीड़ देखकर बड़ी तादाद में उत्साहित हैं बीजेपी के नेता, लेकिन सवाल यह कि बम बारूद वाली राजनीति क्यों? क्या बम से करेंगे बंगाल में बम बम? हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे अमित शाह के इस रोड शो की भी, और साथ ही दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट भी कि कल रात क्या हुआ और उसके बाद आज किस तरीके से अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच जुबानी बमबारी हुई। रैली को संबोधित करते हैं अमित शाह। अपने मंत्री जाकिर हुसैन को अस्पताल में देखने के बाद ममता बोली कि हमला रेलवे प्लेटफॉर्म पर हुआ, जो जिम्मेदारी केंद्र की है। দেখো রেল মিনিস্টার এটুকু বলে দিল খালাস হয়ে গেল, আর আমার একটা মিনিস্টার সহ আমার 26 জন সাধারণ মানুষ তারা আজকে মৃত্যুর দিকে লড়াই করছে। রেল মিনিস্টার কি জানে তাদের হাত উড়ে গেছে, তাদের পা উড়ে গেছে, তাদের মুখ ঝলসে গেছে, তাদের কি অবস্থা একবার ভেবে দেখেছে? তার স্টেশনে কি হচ্ছিল? এটা পুরোপুরি তাদের দায়িত্ব, টোটাল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের দায়িত্ব। बीजेपी का पलटवार है कि ये सब टीएमसी की आपसी गुटबाजी है। 2017 में जाकिर हुसैन ने अपनी ही पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की थी। देखिए, मिनिस्टर का ऊपर हमला जिस ढंग से हुआ, बंगाल में कानून व्यवस्था पूरा ठप हो गया। पुलिस मंत्री जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है वो पूरा फेल है और इसीलिए ऐसा घटना हुआ। चुनाव पे असर इसमें पड़े, इसके लिए एक प्रयास भी हुआ और हमको लगता है जो ये तृणमूल का अंदरूनी मामला है, आपस का लड़ाई है और इसमें कोई पैसा का खेल है कि नहीं वो भी छानबीन होना चाहिए। जाकिर हुसैन पर हुआ हमला बंगाल की राजनीतिक हिंसा के दौर की सबसे ताजा कड़ी। बीते 7 दिनों में हुगली में बीजेपी नेता शांतनु पॉल और उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता फिरोज कमाल पर हमला हुआ है। बंगाल में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर राजनीतिक हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। बंगाल में
जो राजनीतिक हिंसा होती है उसमें 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए। ये ममता दीदी चाहती है, वो मानती है कि किसी को मार देने से भारतीय जनता पार्टी रुक जाएगी। मैं उनको आज कहने आया हूं कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल में परिवर्तन का नारा देकर बीजेपी टीएमसी के खिलाफ मैदान में है। 294 विधानसभा क्षेत्रों से ये परिवर्तन रथ गुजरने वाला है। आप मुझे बताओ, सारे भाइयों बहनों बताओ, ये 294 क्षेत्रों से हम तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे क्या? बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के साथ अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना के नारायणपुर में बांग्लादेश के शरणार्थी परिवार के घर लंच किया। 10 साल बाद बंगाल की राजनीति में इतना तूफान उठा, इसीलिए इतना वार पलटवार देखने को मिल रहा है। मित्रों, टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয়, তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম। दक्षिण 24 परगना से सूर्य अग्नि के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। और आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ नूपुर शर्मा है, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। हमारे साथ शांतनु सेन है, वो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुनीत चोपड़ा हैं, वो सीपीएम के नेता हैं। हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और आरएसएस से जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले नूपुर शर्मा, आपके कार्यकर्ता की मौत होती है, आप लोग आरोप लगाते हैं टीएमसी ने मार दिया। आज टीएमसी के एक मंत्री पर हमला हो रहा है, उनका सीधा आरोप है कि आप लोगों ने करवाया, क्या कहिएगा? सबसे पहले नमस्कार आपको रोहित जी, सभी पैनलिस्ट को, दर्शकों को। तो टीएमसी और कहेगी क्या? मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि जहां पे पुलिस और जितनी जांच पड़ताल की एजेंसियां हैं 100% दीदी के कंट्रोल में है, यहां तक इतने भयंकर कंट्रोल में है कि अगर केंद्र सरकार से कोई जांच पड़ताल एजेंसी जाती है करने के लिए, उसको भी डिटेन और अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्त में ले लिया जाता है। तो सबसे पहले तो इनका आरोप बेबुनियाद है, जरा नाम बता दें, क्योंकि जब भी हमारे 125 कार्यकर्ताओं के मर्डर को लेके या इंजरी को लेके अगर हम कभी भी कोई एलिगेशन लगाते हैं तो हमेशा तथ्यों के साथ बोलते हैं और बकायदा इन्वेस्टिगेशन में टीएमसी के कार्यकर्ताओं का और लीडरों का नाम भी आता है। और दूसरी बात मैं साफ कहना चाहूंगी कि बंगाल एक पूर्ण राज्य है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानूनी व्यवस्था तो 100% दीदी के अधीन आती है। ये कोई नई बात तो है नहीं कि वायलेंस होती है। अरे लॉकडाउन के चलते ही कम्युनल दंगे हुए थे मई 2020 हुगली के अंदर। ज्यादा ना दूर जाए तो 2019 के अंदर जब चुनाव चल रहे थे तो 2 गिटों के अंदर झड़प हुई और मुर्शिदाबाद में कांग्रेस का कार्यकर्ता मार गिराया गया। तो मैं पूछना चाहती हूं कि इसमें किसकी जवाबदेही है? कौन बताएगा कि हमारे राज्य के अंदर कानूनी व्यवस्था इतनी बेकार है कि हमारी नाक के नीचे 125 कार्यकर्ता एक पार्टी से तो गिराए जाते हैं, हम अपने खुद के मंत्रियों की सेफ्टी और सुरक्षा नहीं कर सकते। शांतनु सेन, इनके कार्यकर्ता मारे जाते हैं तो भी आप कहते हैं कि इन्होंने मार दिया, आपके कार्यकर्ता पर चोट हो रही है तो भी आप कह रहे हैं कि इन्होंने कर दिया, जबकि इनकी पार्टी के नेता जो बंगाल से आते हैं वो कह रहे हैं कि आपकी आपस की लड़ाई थी, पैसे का लेन देन का चक्कर था। देखिए नूपुर मैडम का बात हम सुन रहे थे। सबसे दुख की बात यह है, जो अपना पार्टी को बोलता है पूरा विश्व का सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी, उस पार्टी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। बिना नॉलेज के पॉलिटिकल डिबेट में टीवी में बैठना ठीक नहीं, शोभा नहीं देता है। उनको ये पता होना चाहिए। हाँ, ये उन्होंने सही कहा है कि स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इशू है, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए जब वो रेलवे कंपार्टमेंट में या रेल स्टेशन में हो रहा है, वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का रेल डिपार्टमेंट का अंडर आता है और वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन है तो एक्सप्लोजन का अगर कुछ केस हुआ तो वो एनआईए का इन्वेस्टिगेशन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। इतना सा नॉलेज अगर किसी को नहीं है, वो बीजेपी जैसा कोई महान पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन के अगर टीवी में बैठ गया
इससे ज्यादा दुख की बात कुछ हो ही नहीं सकता है। को जो घटना घटा है कल, वो रेलवे स्टेशन में घटा है। सबसे दुख की बात है, एक मिनिस्टर जब रेल में चढ़ता है, उसका रिजर्वेशन लिस्ट में मिनिस्टर का नाम रहता है, प्लेटफॉर्म में उसका सिक्योरिटी देना आरपीएफ का ड्यूटी बनता है। वो आया, आरपीएफ नहीं था, पूरा स्टेशन में अंधेरा था और शायद रिमोट कंट्रोल से एक्सप्लोजन घटाया गया। इसके ये चाहते हुए भी कोई स्टेट पुलिस वहां पर जाके उसको सेफ नहीं कर सकता था। ये पर्पसफुली किया गया। सुनने में आ रहा है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन टीम हमारा स्टेट गवर्नमेंट सीट बनाया है, सुनने में आ रहा है कि उसको प्रोवोक कर रहा था या उसको डराया जा रहा था कि अपना पार्टी छोड़ के हम लोगों का पार्टी में आ जाओ। वो रिफ्यूज कर दिया बोल के ऐसे एक्सप्लोजन हुआ। बट कुछ भी हो, ये दुख की बात है कि रेलवे स्टेशन में ये हुआ है। रेलवे प्रोटेक्शन जो आरपीएफ रहता है, आरपीएफ नहीं था वहां पर, पूरा अंधेरा था। इट्स एब्सोल्युटली ए फेलियर ऑफ इंडियन रेलवे व्हिच इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये नुपुर मैडम को खुलेआम मानना चाहिए और इसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए। ठीक है, नुपुर जवाब दे रही है, बोलिए नुपुर। अच्छा, मैं बस 3 चीज कहूंगी। आप बड़ा मुझे फेडरल स्ट्रक्चर समझा रहे हैं यहाँ पे, जरा बता दीजिएगा कि सीबीआई क्या कलकत्ता पुलिस के अधीन आती है या वेस्ट बंगाल की सरकार के अधीन आती है, बंगाल के अंदर दीदी के अधीन आती है? कि चिट्ठी लिखने के बावजूद शारदा चिटफंड स्कैम की जांच पड़ताल में आई सीबीआई को आपकी कलकत्ता पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया था। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, 2019 में जरा इसका जवाब दे दीजिएगा, कस्टम और एक्साइज राज्य सरकार के अधीन आती है, केंद्र सरकार के अधीन आती है? क्या आपके इन्हीं अभिषेक बैनर्जी की बीवी से जांच पड़ताल क्या कर ली एयरपोर्ट के अंदर, तो आप लोगों ने बड़ा सा ऑर्डर डायरेक्शन दे दिया कि टीएमसी का कोई भी वीवीआईपी अब कस्टम्स के द्वारा नहीं जाएगा और उसकी चेकिंग कस्टम्स को करने का हक नहीं है। जवाब दीजिएगा, कस्टम एक्साइज केंद्र फंक्शन है या राज्य फंक्शन है? आप मुझे बड़ा फेडरल स्ट्रक्चर और कानूनी संविधान का सब कुछ आप मेरे को समझा रहे थे ना, जरा जवाब दीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, अरे वो ममता दीदी जो खुलेआम कहती हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को नहीं मानती, थप्पड़ दूंगी, वो राज्य सरकार की मुख्यमंत्री केंद्र में बने बैठे संवैधानिक तौर तरीके से, लोकतांत्रिक तौर तरीके से प्रधानमंत्री के लिए ये शब्द का इस्तेमाल कर सकती है, तो वो क्या मानती होंगी संविधान और फेडरल स्ट्रक्चर में? तीनों का जवाब दीजिएगा आप मुझे। बोलिए शांतनु जी। ये हम दोबारा बोलना चाहेंगे नुपुर मैडम, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होने से मेरे को भी खुशी होता कि आपसे डिबेट करने में मजा आता है। आप जवाब दीजिए मुझे। ये प्रॉब्लम है, गुस्से में आ गया, गुस्से में आ गया, अपने बारे में हम चुप था। आप जब बोल रहे थे हम चुप था। प्रॉब्लम ये है जिसको नॉलेज नहीं है उसको गुस्सा ज्यादा होता है। जवाब दीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मैं भी कर सकती हूं। सुनने का धीरज रखिए, मेरे साथ तो मान लिया था का धीरज रखिए। आपका नॉलेज नहीं है, आपका गुना नहीं है, लोगों ने आपका नॉलेज नहीं है, आपका गुना नहीं है, लेकिन थोड़ा धीरज रखिए। व्यक्तिगत टिप्पणी मैं भी कर सकती हूं, मुझे कोई रोक नहीं है। आपका नॉलेज कम हो सकता है, लेकिन गुस्सा क्यों हो रहा है? कुछ सवाल पूछे, उसके जवाब लेते हैं ना उनसे। आपने जो जवाब सवाल चाहे वो जवाब दे रहे हैं, उसका शांतनु जवाब दीजिए उनकी बात। प्रॉब्लम ये है जिसका नॉलेज नहीं होता है उसका। ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिए, अब मुद्दे की बात का जवाब दे दीजिए जो उन्होंने सवाल आप पर उठाया। पहला सवाल का आंसर ये सबको मालूम है कि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम में आता है, लेकिन दुख की बात यह है अभी सीबीआई एक विंग बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए सीबीआई का डायरेक्टर में आपस में लड़ाई होता है। वो लोग खुलेआम बोल देते हैं कि हम लोग वाले कौन होते हैं? कई प्रॉब्लम देखिए, बोलने दीजिए मैडम, बाद में आपको मौका मिलेगा। ये आप डिसाइड कर रहे आपको मौका मिलेगा। आपको तो आप ये एक पावर दो ही नहीं तीन है। बोला है ना, आपको भी आप नॉलेज एक दो रखनी तीन बोला, चाहिए धीरज कि सीबीआई क्या काम कर रही है नहीं कर रही है, कौन डिसाइड करेगा? आप सबसे सर्वोच्च न्यायालय हो गए सर। अल्बर्ट पिंटो गुस्सा क्यों हो रहा है? धीरज रखिए। आप एक दो तीन बोला है, आप एक दो तीन बोलने दीजिए, एक दो तीन बोलने दीजिए, एक दो तीन बोलने ये तो अभी गुस्सा हो जा रहा है ना, अभी गुस्सा। धीरज नहीं है आप लोगों को, केंद्र जांच एजेंसी है, धीरज नहीं है रहा, धीरज रखिए पहले, सुनने का धीरज रखिए। और ये इंडिया टुडे का न्यूज है नहीं रोहित, ये व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो मैं नहीं मेरा सवाल है, एक सेकंड ना, जरा इस तूतू में से आगे बढ़िए। एक सेकंड, मेरा शांतनु जी एक सवाल है। शांतनु जी, आपने कहा रेलवे स्टेशन पर हुआ, इसलिए रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी है। इन्होंने 3 सवाल किया है, मेरे को आंसर देने का मौका देना चाहिए, नहीं तो आप दीजिए ना, आप दीजिए आंसर। लेकिन मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ आपसे,
मैं साथ में मैं भी एक सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल यह है सर, अगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस जिम्मेदार है तो इसके अलावा बंगाल में जहां जहां हत्याएं हुई हैं राजनीतिक तौर पे, आप मानते हैं कि आपकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर बचाने में फेलियर रही है? पहले मेरे को तो ये क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए ना। दे दीजिए। हम पहला वाला दिया है, दूसरा वाला जो कस्टम एंड एक्सक्यूज एक्सरसाइज का बात बोलना है, इसको वही प्रूव हो गया कि इसको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके क्लीन शीट दिया है कि सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ चीज नहीं दिखा गया था, इसको ये पता होना चाहिए। और नंबर 2, ममता दीदी का ये लैंग्वेज के बारे में बोल रहा है, हम उनके इन्वाइट करेंगे। आई विल अरेंज फॉर अ लॉजिस्टिक, एक बार आके जरा बीजेपी का लीडर लोग स्टेट प्रेसिडेंट से लेकर आपके एमपी लोग यहाँ पर किस तरीके से लैंग्वेज यूज कर रहा है वो एक बार सुन के जाइए। आई एम श्योर इफ यू हैव गॉट मिनिमम सेंस, आप खुद अपना हाथ अपना कान में डालेंगे। सुनाई नहीं देता, इतना घटना, इतना गंदगी। बहुत अच्छी बात करती अभी आपका सवाल, अभी आपका सवाल का बाद हम बोल रहे हैं, अभी आपका सवाल का आंसर हम दे रहे हैं। पॉलिटिकल क्राइम जब 2019 का पहले बंगाल में पॉलिटिकल क्राइम नहीं होता था। आज भी हम बंगाल में टीएमसी वर्कर सबसे ज्यादा माना गया है। बंगाल में टीएमसी वर्कर सबसे ज्यादा माना गया है। और बीजेपी पॉलिटिकल कितने शांतनु जी, कितने बीजेपी रिपोर्टिंग शांतनु जी कितने वर्कर मारे गए आपके? अब नुपुर जी को मालूम नहीं है तो मैं क्या करें? शांतनु जी कितने कार्यकर्ता मारे गए हैं तो मैं क्या करें? बीजेपी पॉलिटिकल वायलेंस को शांतनु जी कितने कार्यकर्ता मारे गए आपके? मैं पूछ रहा हूँ कितने कार्यकर्ता मारे गए आपके? एक जान लीजिए 2011 का पहले सीपीएम के हाथों में मारा जाता था। सर मैं आज पूछ रहा हूँ अभी मोर देन 500 आई मेंशन। ये कितने साल में? 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, कितने साल का आंकड़ा दे रहे हैं आप? 500 हम डाटा आपको कितने साल का डेटा दे रहे हैं आप? कितने वर्षों का है? पिछले 10 साल का है, पिछले 20 साल का है, कितने साल का है? पिछले 10 साल में आपके 500 कार्यकर्ता मारे गए और आप ये कह रहे हैं कि लेफ्ट वालों ने भी मारे। ठीक, बीजेपी कह रही है कि आपकी सरकार में आपकी पार्टी ने उसके 130 कार्यकर्ता मार दिए। 2019 में जब बीजेपी को 18 सीट मिल गया तब से ये बल बढ़ गया है, क्योंकि बीजेपी हैज इंपोर्टेड पॉलिटिकल आप भी सुन लीजिए ना, बाकी 2 लोग भी हैं, उनको भी सुनिए जरा, उनको भी सुनिए। सुनीत चोपड़ा साहब जी, बम मार के बंगाल में जीतेंगे चुनाव? मेरा ये कहना है कि ये जो हालात हुए हैं ये कोई नए नहीं है, पूरे देश में है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ, 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ। उससे पहले केरला में स्मगलिंग हुआ गोल्ड का थ्रू दी एयरपोर्ट्स। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गोल्ड स्मगलिंग भी होने दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही लाल किले का कांड था। और जो दीप सिद्धू है वो इन्हीं का आदमी था, गुरदासपुर की सीट में इन्हीं के लिए कैंपेन किया है। ये देश के हालात हैं, केवल बंगाल के नहीं। वो दीप सिद्धू आप ही के लोगों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था वहां लाल किले से पहले, जब लाल किला हो गया। अरे सर टेलीविजन पर चला है, सबने देखा है। चोपड़ा साहब आपको भेज दूंगा मोबाइल पे, देख लीजिएगा बैठ के, सारे चैनल्स ने देखा है। झूठ आप बोल रहे हैं, आपके सामने कह रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं, वो बैठ के वहां पे बात कर रहा था मीडिया के साथ, तब वो आपका आदमी था। बाद में बीजेपी का हो गया जब लाल किले चढ़ गया। कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप आरोप लगाइए, लेकिन मुझे झूठा नहीं कह सकते क्योंकि आप खुद झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं और सवाल बंगाल का है, आप दीप सिद्धू के पीछे क्यों छुप रहे हैं? सवाल बंगाल का है, आप दीप सिद्धू के पीछे क्यों छुप रहे हैं? नहीं है। बंगाल में दीप सिद्धू चुनाव लड़ रहा है क्या? बंगाल में दीप सिद्धू चुनाव लड़ रहा है क्या? नहीं है। बंगाल में दीप सिद्धू चुनाव लड़ रहा है क्या? या आप मान चुके हैं कि बंगाल में आप कहीं नहीं है, इसलिए बंगाल में बात करना बेकार है? कोई पूछ नहीं रहा आपको बंगाल में? लाल किले में उसको किसने पहुंचाया? अरे लाल किला बंगाल में है क्या? लाल किला बंगाल में है और पूछ रहा बंगाल का चुनाव आप चढ़ रहे हैं लाल किले पर? या तो मान लीजिए कि बंगाल में आपका कुछ नहीं रहा, इसलिए आप लाल किले पर ही नहीं है। संदीप नायर जिसने स्मगलर को छुपाया, वो भी बीजेपी का आदमी है। सर बंगाल में चुनाव है, आप लोग वहां हैं मैदान में या लाल किले पे ही बैठे रहेंगे? और लड़ेंगे और बेहतर करेंगे, कोई डर की बात नहीं है। कैसे बेहतर करेंगे? उस कांग्रेस के सहारे जो आपकी तरफ देख रही है कि आप लोग बचा लेंगे?
हम तो जानते हैं कि ये बंगाल का मामला केवल नहीं है, दिल्ली में 26 जनवरी का मामला है और उससे पहले केरला गोल्ड स्मगलिंग, तीनों में बीजेपी है। चोपड़ा साहब, हर चीज में बीजेपी होगी आपके लिए, कान में लगा लीजिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं जो पूछ रहा हूँ, बंगाल में आप लोगों ने अपने आप को गिनती में मानना बंद कर दिया है क्या? जो आप लाल किले से बाहर निकलने को तैयार आ रही है स्टेट टू स्टेट, इसी गंदगी के लिए आ रही है। शांतनु जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने 500 आदमी मार दिए उनके। जो आज बम दिख रहा है वो आप लोगों का बनाया हुआ बम है बंगाल में, जिसके खाते 50,000 से ज्यादा हत्याएं हैं राजनीतिक बंगाल की राजनीति में। आपकी आवाज सुनाई नहीं आ रही, कैसे सुनेगी करके उसको ठीक कीजिए। हाँ, अब तो नहीं सुनाई देगी ना, सही बात है, अब कैसे सुनाई देगी? अवनीश अवस्थी, मसला हंसने का नहीं है। मैं दोबारा कनेक्ट कराता हूं सर, अगर डिस्कनेक्ट हो गए आप तो दोबारा कनेक्ट कराता हूं, लेकिन आमतौर पे ऐसी बातें सुननी बंद भी हो जाती हैं। अवनीश अवस्थी, आप मुस्कुरा रहे हैं, हो सकता है तंज में मुस्कुरा रहे हो, लेकिन 50,000 मौतें राजनीतिक कारणों से ये कोई मजाक नहीं है। और अगर टीएमसी ये कह रही है कि हमारे 500 आदमी मारे गए हैं, वो भी मजाक नहीं है पिछले 10 साल में, और बीजेपी कहती है 130 आदमी मारे गए हैं हमारे, वो टीएमसी के हाथों मारे गए, तो ये भी मजाक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि बंगाल का चुनाव क्या लाशों पे लड़ा जाएगा? रोहित जी, जो व्यक्ति सफेद झूठ बोलता हो उससे मैं बहस कर सकता हूं या आप बहस कर सकते हैं क्या? ये पहला मुद्दा नहीं है। आपको तो दीप सिद्धू का एक पहला मुद्दा नजर आ रहा है। ये सुनीत चोपड़ा ने पैलेस्टाइन की एक मुसलमान महिला का फोटो लगा करके कि देखो कश्मीर में हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, ये फोटो लगा दी थी। और ये फोटो कहां से दिखाई थी? वही फोटो पाकिस्तानियों ने यूएनओ में दिखाई थी, और फिर उसके लिए झूठ बोले। ये इतना तो झूठ बोलते हैं आदमी। 55,000 की संख्या बुद्धदेव दास गुप्ता ने दी थी। बुद्धदेव दास गुप्ता ने 55,000 लोगों के मारे जाने की खबर दी थी, उन्होंने तथ्य बताए थे। ये सुनीत चोपड़ा हर एक के व्यक्ति के बीच में बोलेंगे, और सही है, लोकसभा में एक सीट नहीं आई इनकी। अब कहां है ये? न 3 में न 13 में। पश्चिम बंगाल की जनता ने 30 साल तक जो इनका अत्याचार सहा है, देख लेना, बाहर निकाल के फेंक दिया उनको। बाहर निकाल करके फेंक दिया उनको। अब पश्चिम बंगाल की जनता इनका चेहरा तक नहीं देखना चाहती, इनको अपने घर में नहीं घुसने देना चाहती। सोमनाथ चटर्जी के बेटे ने इनको घर के अंदर घुसने से मना कर दिया। जब उनकी ये लोग गए वहां पर, उन्होंने कहा खबरदार जो मेरे घर के अंदर घुसे। ये ऐसी पार्टी है, ये देश विरोधी। आज इनको लाल किला क्यों नजर आ रहा है? लाल किले की बात उठाओ। भारत में वो कंपनियां जो चीन से बाहर निकली है, वो ना आ पाए, इनकी पूरी स्थिति इसमें लगी हुई है कि किसी भी तरीके भारत में अराजकता फैले और वो चीन से बाहर निकलने वाली कंपनियां भारत में ना आ सके। ये है ये आदमी। सोमनाथ चटर्जी ने तुम्हें घर में घुसने से मना कर दिया था उनके बेटे ने। ठीक है सर, खबरदार जो यहाँ पे शक्ल दिखाई तो। ठीक है सर, ठीक है, ये है आपकी हालत पश्चिम बंगाल में। लेकिन नूपुर, मेरा सवाल जस का तस है, लाशों पे सरकार बनेगी बंगाल की अगली? क्या बंगाल की नियति है ये कि पहले गिना है 55,000 इनके राज में मारे गए, वो कह रहे हैं 500 हमारे सीपीएम ने मार दिए, आप कह रहे हैं 130 हमारी टीएमसी ने मार दिए। नूपुर, तो क्या लाशों पे बंगाल की सरकार बनती है क्या हमेशा? नूपुर शर्मा। मैं 2 बात कहना चाहूंगी। हम भी नहीं चाहते कि हमारे कार्यकर्ताओं की इतनी बेरहमी से मृत्यु की जाए, किस तरीके से उनको मारा पीटा जाए। ये मजाक नहीं है कि जब विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी डायमंड हार्बर जाते हैं, तो क्योंकि उनकी गाड़ी में बुलेट प्रूफ कांच लगे तो वो बच जाते हैं, लेकिन वहीं पे हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट मुकुल रॉय जी और कैलाश विजयवर्गीय जी, आपको ध्यान है ना किस तरीके से उनको इंजरीज आई है। दिलीप घोष जी की अगर कोई पदयात्रा हो उस पर अटैक, शुभेंदु अधिकारी जी की रैली हो उस पर अटैक। आप खुद ही शुरुआत में गिनवा रहे थे किस तरीके से पिछले 6 महीने में हमारे नेतागणों की कोई भी पब्लिक मीटिंग हो उस पर अटैक। न बन्ना चलो रैली हुई तो आपने पूरे विजुअल्स आपने ही अपने चैनल पे दिखाए थे किस तरीके से पुलिस खुद डंडों से पब्लिक बसेस तक को तोड़ रही है, छतों पे खड़े होकर बॉम्ब फेंक रही है, अरे बुजुर्ग लोगों को लाठियों से मार रही है, निर्दोष लोगों को जान से मारने की धमकी दे रही है। कितने लोग पहुंचे थे अस्पताल में? एक हमारे कार्यकर्ता को तो खून की उल्टी हो रही थी, अपोलो अस्पताल में उसको भर्ती कराना पड़ा था। जरा सवाल जहां पूछना चाहिए वहां जरूर पूछेगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि हमने 18 सीटें पाली लोकसभा के अंदर, तो सेलिब्रेशन की हमने एक रैली क्या निकाल ली, तो उस पर बॉम्ब गोले और वो बॉटल बॉम्ब से अटैक कर दिए टीएमसी ने। 3 कृषि कानून जब पारित क्या हुए
तो एक हमने एक पदयात्रा क्या ऑर्गेनाइज कर ली तो उस पे अटैक कर दिया। अरे रिटर्निंग ऑफिसर को 2019 के चुनाव में ताले में बंद करके जो मारा है टीएमसी के गुंडों ने, ये बात आप लोगों ने टीवी पे दिखाई थी। और रही बात यहाँ पे सुनील चोपड़ा जी की, स्वप्ना सुरेश कौन क्या केंद्र सरकार ने अपॉइंट करी थी क्या केरला सरकार में? वहां के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का केंद्र सरकार के आदमी थे। स्वप्ना सुरेश को तो खुद ही आपके मुख्यमंत्री ने अपॉइंट किया था। खुद आपको वो इंसान सौ चूहे खा के दिल्ली हज को चली, सरकार गए पूरा सोना और आज सवाल पूछ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि अगर वो बात को डाइवर्ट कर रहे हैं तो आप भी उसको डाइवर्ट होने दें और उस ट्रैप में आके वहां का जवाब देना शुरू कर दें। मसला बंगाल का है और बात यह है कि आज अमित शाह ने रैली की, उन्होंने जिस तरीके से हुंकार दी, ममता बनर्जी ने उसी तरीके से पलटवार का जवाब दिया। अमित शाह ने यह कहा कि ममता बनर्जी भतीजा बढ़ाओ अभियान में लगी हैं, तो ममता ने चुनौती दे डाली, पहले मेरे भतीजे से तो जीत के दिखाओ, मुझसे बाद में लड़ना है। क्या आप बम से करेंगे? बंगाल में बम कल शाम बंगाल के एक मंत्री पर बम से हमला हुआ, तस्वीरें दहलाने वाली हैं। और आज राजनीतिक बयानबाजी की बमबारी जारी है। अमित शाह बंगाल में है, ममता बनर्जी ने भी रैली की है और दोनों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। पहले आपको सुनवा रहे हैं अमित शाह ने क्या कहा रोड शो के दौरान। बंगाल की जनता का जो उत्साह दिखाई पड़ता है वो बताता है कि यहाँ तृणमूल का शासन जनता समाप्त करना चाहती है। से ज्यादा बंगाल की जनता का जो उत्साह दिखाई पड़ता है वो बताता है कि यहाँ तृणमूल का शासन जनता समाप्त करना चाहती है। तो शांतनु सेन हमारे साथ टीएमसी से हैं, नूपुर शर्मा हमारे साथ बीजेपी से है, सुनील चोपड़ा हमारे साथ सीपीएम से हैं और अवनीजेश अवस्थी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शांतनु सेन, बीजेपी ये कह रही है कि ममता बनर्जी की बौखलाहट दिखती है जब वो बीजेपी पर इस तरीके के राजनीतिक बयान देती हैं, जैसे उन्होंने जेपी नड्डा के लिए कहा या प्रधानमंत्री के लिए कहा। क्या वाकई अमित शाह के रोड शोज में या रैलियों में जो भीड़ आ रही है उसको देखकर टीएमसी को तनाव हो रहा? इसके पहले तो हम नूपुर मैडम का 2 सवाल का कुछ आंसर देना चाहेंगे। नूपुर मैडम ने बोल रहा था, नूपुर मैडम ने 3 लीडर का नाम लिया, उसमें 2 लीडर है हायर्ड सोल्जर। इसमें दोबारा प्रूव हो गया कि बीजेपी हायर्ड सोल्जर लेके ये बैटल लड़ने में लगा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, नूपुर जी ने नड्डा जी का रैली के बारे में बोल रहे थे। नड्डा जी एक ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी का, उसका कॉन्वॉय में राकेश सिंह जैसा एक एक्यूज्ड क्रिमिनल वो उनको एकम्पनी कर रहा था। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि राकेश सिंह जैसे क्रिमिनल को लेने का क्या जरूरत था नड्डा जी को? और अभी ये जो अपने ये दूसरा बात बोल रहे हैं नवान्न विजन, हम लोगों में भी अपोजिशन में था कभी, यहाँ पर हम लोगों ने भी बहुत राइटर्स बिल्डिंग ओविजन किया, लेकिन नवान्न विजन में जिस तरीके से बीजेपी कैडर के पास से हम एमुनेशन मिला है, हम लोग कभी जिंदगी में ऐसे सोच भी नहीं सकता है। इसीलिए दोबारा हमने सबूत कर दिया कि बीजेपी पार्टी ये वायलेंस को यहाँ पर बंगाल में इंपोर्ट करने का कोशिश कर रहा है। अभी हम आपका सवाल का जवाब में आ रहा है। आपको ये अमित शाह जी का भाषण हमने सुन रहा था आपका मीडिया से। अमित शाह जी को इसको ये भाषण बोलने का पहले अगर आज ममता जी का फोटो, ममता जी का रैली का फोटो एक बार उन्होंने देख लिया होता तो आई एम श्योर वो डर के मारे ये बात उसका मुंह से निकलता ही नहीं। अमित शाह का रैली में जो बाहर से पैसा दे के आदमी को लाया जाता है, उससे 100 गुना ज्यादा आदमी आज पहुंच गया ममता बनर्जी का भाषण सुनने के लिए। अगर मेहरबानी करके आपने ममता बनर्जी का रैली का फोटो उनको दिखा दिए होते उनका अपना भाषण का पहले, तो आई एम श्योर उसका भाषण हम तो दोनों दिखा देते हैं, और जब दोनों दिखा देते हैं तो अब देखने वाले के ऊपर है कि वो उसको कैसे इंटरप्रेट करता है। नूपुर शर्मा जवाब दे, नूपुर शर्मा जवाब दे, नूपुर आपकी बात का जवाब दे रही है, फिर चोपड़ा जी आपके पास भी आ रहा हूं। बोलिए नूपुर। देखिए, सबसे पहले तो आज मुझे ये जवाब दे दे शांतनु जी, आप मेरे साथ एक टीवी डिबेट पे बैठे थे तो आपने लाइव टेलीविजन डिबेट पे ये मान लिया था, क्योंकि आपकी जो ममता दीदी है ना बहुत जल्दी एम्प्टीनेस सिंड्रोम से सफर करने वाली है। तो सबसे पहले तो आप मुझे जवाब दे दीजिए कि आपने ये क्यों कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कोई वॉशिंग मशीन है? हाँ, हमारे यहाँ थोड़ी बहुत पैसे का लेन देन हुआ है। देखिए, जब तक कोई कन्विक्ट नहीं होता हम तो उसे अक्यूज मानते हैं। तो मैं तो आज पूछना चाह रही हूँ कि आपके खुद के शब्द है कि आपकी पार्टी में पैसों का लेन देन होता है जो क्रिमिनल ऑफेंस माने जाते हैं।
तो पहले आप बता दीजिए आपके टीएमसी रैंक्स में इतने भयंकर क्रिमिनल रैंक्स में क्यों भर रखे हैं? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आज मैं दोबारा पूछती हूँ आपसे। देखिए, पुत्र मोह में ना महाभारत छिड़ गई थी। मुझे आपके टीएमसी में आजकल वही लग रहा है। आप बड़े बड़े लीडरों, आप बड़े बड़े नेताओं से ये अपेक्षा रखते हैं कि किसी के भतीजे और भांजे के सामने वो अपनी पेशी लगाए हर रोज की। आप ये अपेक्षा रखते हैं, वैसे तो आप दुनिया भर को बाहर ही कहेंगे, लेकिन आप अपेक्षा रखते हैं कि प्रशांत किशोर के सामने आपके दिग्गज नेता जाके अपनी हाजिरी लगाए। और आप ये भी अपेक्षा रखते हैं कि शाहरुख खान, जिसका बंगाल से कोई ताल्लुकात नहीं है, वो भी आपकी पार्टी में आके आपके लिए कहीं ना कहीं कैंपेन करे। आप वो वाली पार्टी है। आप मुझे पाठ तो पढ़ा रहे थे, मुझे नहीं पता था कि टीएमसी का मतलब सुप्रीम कोर्ट एससी बन चुका है। आप वो पार्टी है जो बरकाती जैसे लोगों को संरक्षण देते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर के बावजूद इतने डिफायंस में बैठे रहते हैं कि हम तो लाल बत्ती इस्तेमाल करके रहेंगे। आप वो वाली पार्टी है जो बरकाती जैसे लोगों को संरक्षण देते हैं, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ फटवा जारी कर देता है। हमारे देश के कानूनी पूरी व्यवस्था के अंदर फटवा कब से लीगल हो गया भाई साहब? जरा आप मुझे सोच विचार करके बताइएगा। ये आपके शब्द दोहरा रही हूं कि आपने कहा था कि टीएमसी के नेता पैसे की लेन देन करते हैं, लोगों ने पैसे कमाए हैं। तो अब आप मुझे बता दीजिए, ये आपके हिसाब से क्या क्रिमिनल है या क्रिमिनल नहीं है, या क्रिमिनल हो सकते हैं, या आप एक गंदी सा नाली है टीएमसी और बीजेपी में जाके कोई वॉशिंग मशीन है? ये आपके कहे शब्द है, मेरे नहीं है, दोहरा रही हूँ। और आपसे सब आज जवाब जानना चाहूंगी। मैं जवाब लूंगा उनसे, लेकिन उसके पहले चोपड़ा साहब वेट कर रहे हैं। शांतनु जी, चोपड़ा जी से कमेंट ले लें हम पहले। श्योर, व्हाई नॉट। तो चोपड़ा जी, हम लोग तो शांत वाला आदमी है, वी कैन वेट। बिल्कुल, आधे घंटे में आपने डिसाइड कर लिया होगा आप बंगाल के चुनाव में कहां हैं, क्योंकि मैंने पहले पूछा तो आप केरल गए, आप लाल किले गए, लेकिन बंगाल ही नहीं गए। केवल बंगाल के बारे में कुछ नहीं बोला आपने, बस ये बोला कि हम हैं, हम लड़ेंगे। मतलब लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, केवल अस्तित्व बचा रहे इसलिए। मैंने एक चीज स्पष्ट करनी है कि देश में कहीं भी जहां बीजेपी का हाथ लगता है शांति नहीं रहती, और ये लोग बिल्कुल दंगे करवाते हैं, चाहे वो दिल्ली क्यों ना हो। ये तो होम मिनिस्टर के अंडर है, ये तो आपके ऊपर भी है। कपिल आप लोग का मिश्रा भी के जहां हाथ लगता है वहां दंगे होते हैं। ये तो आपके लिए भी कहा जाता है। ने क्या किया? मेरा ये कहना है, वो जो गुंडा लड़की जेएनयू भेजी गई थी बीजेपी की, उसको अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तो मेरा ये कहना है, जो लोग दंगे करवाते हैं उन्हीं को पहले देखो, और रेलवे स्टेशन में दंगा हुआ है तो इन्हीं का हाथ होगा। अच्छा, तो आप ममता बनर्जी के साथ हैं? मैं तो जानता हूँ रेलवे स्टेशन में हुआ है, किनके चार्ज में था? तो आप जानते हैं, चार्ज में था। आप कोई सुप्रीम कोर्ट हैं, आप सीबीआई हैं, आप एनआईए हैं, कि आपने जो कह दिया हम मान लें? क्योंकि हर दंगे में तो आपका भी हाथ होता है। बिल्कुल नहीं, आपके ऊपर भी आरोप लगता है कि आपसे जुड़े हुए संगठन आग लगाने में लगे रहते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। और मैं फिर अरे आपका फेवरेट डायलॉग है, झूठ बोल रहे हैं, और आपकी बात में झूठ के अलावा कुछ होता नहीं। 24 घंटे आप झूठ बोलते हैं बैठ के टीवी पर, उसके बाद दूसरे को बताते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो सिद्धार्थ शंकर रे के टाइम में शुरू हुए। सर, सिद्धार्थ शंकर रे को छोड़ दीजिए, आज की बात बताइए। आप लोग हैं बंगाल में कहीं, या यही बताते रहेंगे दिल्ली में हुआ था तो ये था, पंजाब में हुआ था तो वो था, लाल किले में था तो वो था? बंगाल का चुनाव हो रहा है, उस पर सवाल पूछने के लिए बुलाया आपको। लाल किला का दंगा किया है वो कुछ भी करेंगे, ये मैं बता देना चाहता हूं। इसको जिन्होंने लाल किले का दंगा किया है वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है क्या? मैं पूछ रहा हूं, बंगाल का चुनाव, आप लाल किले से बाहर नहीं निकल रहे। आवाज आ रही है सर? ना सॉरी, आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है ना? आ रही। तो सर, लाल किले की जगह बंगाल पे बोलिए ना थोड़ा सा। लगे तो कि आपको बुलाया था बंगाल के लिए, तो बंगाल पे भी 2 लाइन बोलिए आपने। इतना डर लग रहा है आपको बंगाल के बारे में बोलने से? इतना डरते हैं आप ममता बनर्जी से? हो सकता है कि हंग पार्लियामेंट, हंग असेंबली हो, और देख लेना बीजेपी कभी आगे नहीं आएगी। अगर बीजेपी आगे नहीं आएगी तो हंग असेंबली कैसे होगी फिर? आप तो कांग्रेस की गोद में बैठ के लड़ रहे हैं चुनाव। क्योंकि वामपंथ और कांग्रेस बेटर करेंगे, जैसे पंजाब में हुआ। अरे कैसे करेंगे? आप तो उनकी गोद में बैठ के चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब में नंबर 4 पे बीजेपी को भगा दिया कांग्रेस ने। अच्छा, तो अब सारी उम्मीदें आपकी कांग्रेस से हैं, जिन्होंने 35 साल बंगाल पे सरकार चलाई। उनकी अब ये स्थिति है कि उनकी उम्मीदें कांग्रेस से हैं कि कांग्रेस अच्छा कर जाए तो शायद हमारी इज्जत बच जाएगी। 35 साल जो भी हो, कांग्रेस ने 70 साल हिंदुस्तान पे राज किया, लेकिन परिवर्तन होता है पार्लियामेंट में। वाजपेयी साहब
2 मेंबर से रह गए थे दिल्ली में भी। आपके कितने मेंबर है अभी पार्लियामेंट में? हमारे 2 से तो ज्यादा ही है। तो कितने हैं वही तो पूछ रहा हूं। गिनती आप बच्चों वाली कर रहे हैं। ठीक है सर, आपको कोई बात अकल नहीं, होनी आपने चाहिए। गिनते, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। आपको मत अकल गिनिए सर, होनी छोड़ दीजिए, चाहिए। कोई बात नहीं। आप शांतनु सेन अपनी आपके पास आ रहा चमचागिरी में हूं। मत वो कह रहे हैं कि भाई आप हंग असेंबली आएगी, हंग असेंबली आएगी, वो ये कह रहे हैं। और उनको ये भी लगता है कि कांग्रेस और लेफ्ट मिलके तृणमूल को मजबूर कर देंगे कि उनके दरवाजे आए। बोलिए। शांतनु जी। वो मेरे को बोला है? जी जी, आप ही से पूछ रहा हूँ। अच्छा, इसके पहले तो हम जब नुपुर जी मेरा बात का इतना ख्याल रखा तो हमको तो थोड़ा कुछ रिप्लाई देना ही चाहिए। हमको अच्छा लगा कि नुपुर जी मेरा पुराना वाला बात इतना याद करके रखे है, लेकिन थोड़ा सा गलती हो गया सर। आवाज कट गई आपकी। हमने ये पैसा लेन देन वाला बात कभी नहीं बोला, लेकिन हमने ये बीजेपी वॉशिंग मशीन जो है ये तो हम जरूर बोला है और आने वाला दिन में भी जरूर बोलेंगे। जो लोग का अगेंस्ट में करप्शन का चार्ज था उनको इन्होंने लेके डाल के सफेद में व्हाइट वॉशिंग मशीन में डाल के सफेद करके अपना पार्टी में ले लिया। ये तो हम जरूर बोलेंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी ये वाकई गंदे थे, इनको साफ किया बीजेपी ने? मेरे को जवाब देने दीजिए पहले। ये बीजेपी वाला बोलता था, अभी उस तरफ तो आपने मान लिया कि वो गंदे थे? नंबर 2 पीके का इशू मान रहे हैं कि वो गंदे थे? प्रशांत किशोर ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, जब ये मोदी जी का लेके मोदी जी के लिए काम करता है तो अच्छा है, और जब टीएमसी के लिए काम करता है तो बुरा है। ये त्रिवेदी जी क्यों नाराज होकर चले गए, जो कह रहे हैं प्रशांत किशोर डिसाइड करता है ट्वीट क्या करेंगे हम? आप तो सर पार्शियलिटी कर रहे हैं। जब नहीं सर, आपने जिक्र किया तो मेरे मन में सवाल आ गया। मैं केवल आपको ऐड कर दे रहा हूं सवाल। जब नुपुर जी 1 2 3 करके बोल रहे थे, देखिए शांतनु जी, आप भी 1 2 3 करके बोलिए, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने जब पीके कहा तो मुझे याद आ गया कि दिनेश त्रिवेदी भी पीके कह रहे थे। के बारे में बोला आपने, ठोका। अच्छा बोलिए ना, बोलिए बिना टोके बोलिए। नंबर 3 इन्होंने शाहरुख खान का बात बोला। शाहरुख खान बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर है और गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो हमारा बंगाल का कलकत्ता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इनॉग्रेटर हुआ करता है। इसको नुपुर जी को मालूम होना चाहिए। उन्होंने बोला महाभारत का बात, इससे हम भला क्या बोले? इनका स्टेट प्रेसिडेंट जो है उसको पता ही नहीं है यहाँ पर माँ दुर्गा कौन है, तो उससे हम क्या बहस करें महाभारत के बारे में, जिसको कुछ पता ही नहीं है महाभारत का जो रात है। और इन्होंने एक 5 स्टार होटल को बास बना के वहां पर टॉयलेट कर रहा है, वॉशरूम तरह से यूज कर रहा है और बोल रहे वो रात है। ये महाभारत का क्या इज्जत करना आता है इसको? इससे हम क्या बात करेंगे? नहीं, ब्रेक पर जाना है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। बात कर रहे हैं, ब्रेक पर जाना है, उसके पहले फटाफट अवरीजेश अवस्थी लास्ट कमेंट। आप लोग तो हिंदू संस्कृति और इनके ऊपर जो आरोप लगाया आपने लगातार, ये तुष्टिकरण करते हैं, उसको लेके चुनाव लड़ना चाहते हैं ना? टीएमसी का जवाब सुन लिया आपने, वो क्या कह रहे हैं? लास्ट कमेंट। रोहित जी ये तो शाहरुख खान की बात नहीं है, तो बांग्लादेश से मंगाते हैं, बांग्लादेश से बुलाते हैं कैंपेनिंग के लिए। सब जानते हैं कहां से बुलाया था। वो बाहरी नहीं है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बाहरी है, हिंदुस्तान का गृह मंत्री बाहरी है। महत्वपूर्ण बात ये है। और सुनील चोपड़ा के बारे में तो बोलने की जरूरत है ही नहीं। वो ना 3 में ना 13 में ना कहीं भी, वो इधर के उधर। चीन के बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए उनसे। हिम्मत नहीं है बोलने की। वो सुनील और जी, चीन ने तुम्हारी ऐसी जेब काफी है कि दोनों जेब खाली करके हिंदुस्तान की जनता को पेट्रोल भी नहीं करना और चाहता। गैस जो 1962 में डीजल की कीमत से हिंदुस्तान की चुरा रहे फौज हो वापस। को खून देने से मना किया हो, शर्म तो यहाँ आनी पर चाहिए। बेशर्मी से बैठते जो हैं लोग आकर बाहर से के टीवी डर के चैनल भाग पर। आते यही हैं, सबसे बड़ी वो यहाँ की जनता को लोकतंत्र की वो लूट रहे है। हैं। लोकतंत्र का प्रमाण ये है। शांतनु सेन के बारे में बस एक बात बोलूंगा कि इतने सही कहा रोहित ने और नूपुर ने सही कहा कि आज जब कहते हैं कि राकेश सिंह जैसे खतरनाक को क्यों बुला लिया, आपके यहाँ तो बुलाया। और हायर तो खुद ममता बनर्जी कांग्रेस में थी, कांग्रेस से निकली, वहां से लेके आई। वो तो पूरी की पूरी पार्टी हायर्ड है। वो तो ओके, समय समाप्त हो गया, पूरी पार्टी समय समाप्त हो गया। लेकिन ये बहस और इसके पहले जो बंगाल में, चाहे वो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर आपने देखा हो ममता बनर्जी और अमित शाह को, या फिर आज चुनावी मैदान में देखा हो अमित शाह और ममता बनर्जी को, वो ही चुनाव का राजनीतिक रंग होने वाला है। लेकिन बम बारूद क्या ये भी चुनाव का हिस्सा होंगे? ये चिंता की बात। हमारा आज का सवाल था कि क्या हिंसा बंगाल की सियासत का चरित्र बन गई? जो जवाब आपने हमें दिए, 84% लोगों को लगता है हाँ, जबकि 16% लोगों का कहना नहीं।